नमस्कार, न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण श्रीवास्तव। न्यूज भारत के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष, टीकमगढ़ के जिलाध्यक्ष स्वतंत्र यादव जी। यादव जी, आपका स्वागत है न्यूज भारत में। धन्यवाद। पंचायती राज संगठन के आप जिलाध्यक्ष हैं। आपके क्षेत्र में पंचायती राज की कैसी स्थिति है अभी? पंचायती राज संगठन जो राजीव गांधी जी का सपना था कि हमारे भारत में पंचायतों के द्वारा शासन का विकेंद्रीकरण किया जाए, तो उनके सपने के अनुरूप तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने भारतवर्ष में मध्य प्रदेश ऐसा प्रथम राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया था। बिल्कुल। पंचायती राज को लागू हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने पंचायतों को अधिकार दिए, तमाम सारे अधिकार दिए। तदुपरांत भाजपा की जब से सरकार आई तब से पंचायतों को सारे अधिकार उन्हें छीन लिए गए। पंचायतों को केवल लाइसेंस दे दिया और हथियार उनके पूरे छीन लिए गए हैं। इसलिए भाजपा ने पंचायती राज संगठन को कमजोर किया है। तो अभी अब 1 साल हो गई, कमलनाथ सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार। अब कैसी स्थिति लग रही है 1 साल में? 1 साल में कमलनाथ जी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में 1 वर्ष हुए हैं। सरकार जैसे ही मध्य प्रदेश की बनी तो 4-6 माह तो लोग यही कहते रहे, भाजपाई अफवाह फैलाते रहे कि सरकार आज जाएगी, सरकार कल गिर जाएगी, सरकार परसों गिर जाएगी। अस्थिर है सरकार, अस्थिर सरकार है, तो ये वातावरण उन्हें बनाते रहे। फिर इसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया, तो लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता लगने के कारण काम की गति रुक गई। बिल्कुल। अब चूंकि लोकसभा चुनाव निपट चुका है, झाबुआ हम लोग 1 सीट जीत चुके हैं, तो अब हम लोग पूर्ण बहुमत में हैं मध्य प्रदेश में आज। और जब हम आज पूर्ण बहुमत में हैं तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज को जो संकल्प लिया है, वचन दिया है हमारे कमलनाथ जी ने कि हम पंचायती राज को पुनः स्थापित करके उसको शक्तिशाली राज्य बनाएंगे। अच्छा, गांव में आप देख रहे हैं पंचायती राजों के, ग्राम पंचायत है, पंच हैं, सरपंच हैं, ये लोग गांव का कितना उद्धार कर पा रहे हैं? अभी कुछ बहुत से लोग तो अनपढ़ भी हैं जो सरपंच बन गए, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार के पढ़े लिखे लोग चला रहे कि वो नाम के लिए सरपंच बने हैं। हाँ, ये बात में आपकी में सच्चाई है, लेकिन प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो और चाहे वो साक्षर हो। जब वो चुनाव लड़ते हैं और जनता ने उनको चाहा तो वो चुनाव जीत जाते हैं, और चुनाव जीत के वो काम करते हैं। 1, 2, 4, 6 माह बाद वो खुद ट्रेंड हो जाते हैं और सुचारू रूप से पंचायती का काम खुद करने लगते हैं। पहले कुछ महिलाएं भी ऐसी करती थी, शुरुआत में उन्हें उतनी जागरूक नहीं थी, तो पहले महिलाओं को भी सरपंच पति हुआ करते थे। अब तो धीरे धीरे महिलाएं जागरूक हो गई हैं। आज जो फैसला लिया गया था तत्कालीन सरकार दिग्विजय सिंह सरकार ने कि महिलाओं को 33% आरक्षण पंचायतों में सुनिश्चित किया जाए, जिससे उनमें एक जागरूकता पैदा हो और एक प्रशासक बनने की क्षमता उनमें पैदा हो सके। उसके अनुरूप जो उन्होंने निर्णय लिया था, वो निर्णय आज कायाकल्प हो रहा है और महिलाएं हमारी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, चाहे पंच में हो, और महिलाएं हमारी बराबरी पे आ रही हैं। ये अच्छी बात है। अभी 3 दिन पहले यहीं स्टूडियो में 3 महिलाएं आई थी, जिसमें सरपंच, उप सरपंच और पंच थी। रीवा की थी और बालाघाट की थी। उन्होंने ही बताया था काफ़ी जागरूकता आ गई और महिलाएं अच्छे काम कर रही हैं और स्वतंत्र हैं वो निर्णय लेने के लिए। लेकिन बुंदेलखंड में बुंदेलखंड का नाम लो तो अपने आप एक पिछड़ा हुआ प्रदेश ऐसी तस्वीर उभर कर आती है। बुंदेलखंड को पिछड़ापन से दूर करने के लिए क्या उपाय हो रहे हैं पंचायती स्तर पर? पंचायती स्तर पर बुंदेलखंड के लिए जो तत्कालीन सरकार तत्कालीन हमारी मनमोहन सिंह सरकार ने जो बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण चलाया था, उसके लिए धनराशि मुहैया कराई गई थी। लेकिन
फलस्वरूप मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के कारण वो सारी धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिसके लिए माननीय कमलनाथ जी ने भी वचन दिया था कि उसकी हम जांच कराएंगे। अगर जांच कराई गई तो बहुत सारे नेता और बहुत सारे अफसरशाही जेल में होगी। तो 1 साल में तो करा ही नहीं, अब कब कराएंगे? मैंने आपको पुनः बताया है कि 1 साल हमारा कैसा गुजरा है, मैंने बता दिया है कि हमारी सरकार ने तो 1 साल यानी कैसा। सरकार को 1 साल दे दें कि 1 साल आप कुछ नहीं करो, केवल इसमें लगे रहो कि हम तैयारी, सरकार स्थिर हो जाए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। जब 15 वर्ष से जो कचरा पूरे मध्य प्रदेश में फैला था, उस कचरे को साफ करने में हमारी आप जो कह रहे कचरा फैला था, तो वो लगातार 3 बार भाजपा कैसे जीतती रही? लगातार जब वो 3 बार भाजपा जीतती रही है, ये था सत्य है। लेकिन अब ये भी बताएं कि अपना भारत देश एक ऐसा देश है जिसका झूठ बोलने वाले लोगों को गुमराह कर लेते हैं, और वो लोग गुमराह होते रहे जब उनकी असलियत सामने आई कि ये लोग झूठ बोलते हैं, और जब झूठ बोलते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब। तो असलियत बताने में ही आपको 3 बार का चुनाव लग गया। 3 बार में आप असलियत नहीं बता पाए। 1 बार चुनाव जीते तब बता देते, दूसरी बार जीते, तीसरी बार में भी आप तब बता पाए जब आप कांग्रेस के लोग। हाँ, जागरूक हुआ है, हमारे प्रदेश की जनता जागरूक हुई है, और उन लोगों ने उनका चाल और चरित्र को देखा है कि। अच्छा, बुंदेलखंड में आपको लगता है गांव में सबसे विकट समस्या किस बात की है? कौन सी समस्या है? बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। बुंदेलखंड में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरे नंबर है जल की। हमारा बुंदेलखंड खनिज संपदा से भरा पड़ा प्रदेश है, और बुंदेलखंड की जो खनिज संपदा है उसका सही उपयोग किया जाए और उद्योग धंधे खोले जाएं, जिससे हमारे बुंदेलखंड का पलायन रुके। जब पलायन रुकेगा। रोजगार की समस्या इतनी बड़ी समस्या है, जबकि बुंदेलखंड में इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं, सत्यव्रत चतुर्वेदी, रामरतन चतुर्वेदी, आपकी विद्यावती चतुर्वेदी, और यादवेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, उमा भारती, अखंड प्रताप सिंह यादव, इतने बड़े बड़े नाम, इतने हरिशंकर खटीक, ये भी मंत्री रहे, इतने बड़े बड़े नाम थे, लेकिन बुंदेलखंड का कहीं कोई विकास नहीं हो पाया, न रोजगार के कोई साधन हो पाए। नहीं हो पाए, अब आपकी बात यथार्थ है कि बुंदेलखंड की ओर ध्यान नहीं दिया है, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। और अब कमलनाथ जी से एक आशा जगी है कि कमलनाथ जी निश्चित ही बुंदेलखंड में कोई बड़ा से बड़ा उद्योग खोलेंगे। अब कमलनाथ जी से उद्योग, आपको ये केवल पृथ्वीपुर और ओरछा के बीच में जो 2 नदी हैं उन पर एक रेलिंग नहीं लगवा पाए। दिग्विजय सिंह की सरकार रही 10 साल, 15 साल भाजपा की रही, चलो भाजपा ने कुछ नहीं किया, दिग्विजय सिंह की सरकार ने क्या किया? जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो वो कानूनी अड़चनों में ऐसा लगा रहा कि वो नहीं बन पाए हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने उसके बैक ऑर्डर जारी कर दिए हैं, और जल्दी से जल्दी आपको जल्दी से जल्दी बेतवा एवं जामनी नदी पर आपको पुल दिखेंगे। चलो अच्छी बात है, हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या है। और गांव में जो कृषि उत्पादन होता है, गांव में जो खेती किसानी करते हैं किसान लोग, उनकी जो फसल है, फसल को सही पैसा नहीं मिल पाता, उसकी कीमत नहीं मिल पाती। जैसे ये टमाटर वगैरह है, ये सब्जियां हैं, सब्जियों के भी कैश क्रॉप सही पैसा दाम नहीं मिल पाते हैं, मंडियों में भी सही दाम चले जाते, वहाँ के जो व्यापारी हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनके माध्यम से किसान ठगे जाते हैं। इनके लिए कुछ उपाय है क्या? हाँ, इनके लिए उपाय होगा, और सरकार से मांग की गई है कि हमारे यहाँ सब्जी, जो बुंदेलखंड में सब्जी उगाई जाती है, सब्जी का बहुत बड़ा भंडार बुंदेलखंड में उगाया जाता है, और सब्जी के लिए एक बिक्री केंद्र निश्चित किया जाए, जिससे हमारे किसानों को परेशान ना होना पड़े और उनको वाजिब दाम मिले। ये मांग हम सब लोगों ने, बुंदेलखंड वासियों ने माननीय कमलनाथ जी से की है, और ने आश्वासन दिया है कि निश्चित ही आपकी ये मांग पूरी हो जाएगी। तो अब यानी खुशहाल हो जाएगा बुंदेलखंड? हाँ, खुशहाल होगा, बुंदेलखंड खुशहाल होगा। आज देखें आप, 15 वर्ष से प्रताड़ित किसान, आज 10 माह में हम सब लोगों ने, हमारी सरकार ने उनके कर्जा माफ़ किए हैं। कर्जा माफ़ करने के बाद उनको पुनः कर्जा दिया गया है। किसानों को खाद बीज हमारी सरकार ने सोसाइटियों द्वारा उपलब्ध कराया है। इससे आशा लगती है, किसानों के चेहरे खुश हैं कि इस बार किसान अच्छी पैदावार
करेंगे। तो अब जो बाहर जाते मजदूरी के लिए, अब वो पलायन रुक पाएगा? हाँ, निश्चित रुक पाएगा पलायन। जब हमारे यहाँ उद्योग धंधे चालू होंगे, किसान खुशहाल होगा, तो पलायन रोका जाएगा। तो अभी ट्रेन, पहले कहते थे कि ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रही, अब ट्रेन भी चल गई है, फिर भी उद्योग धंधे कुछ हो ही नहीं पा रहे। वही मैंने बताया कि 15 वर्ष भाजपा की सरकार रही है, और जो भी भाजपा के नेता रहे, हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री भी बुंदेलखंड ने दिया है। बिल्कुल। लेकिन वो 9 माह बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए वो केवल आपसी द्वेष भावना की राजनीति करते करते उनका कार्यकाल 9 माह पूरा हो गया और वो पद से पृथक हो गई हैं। तो एक मौका मिला था जो बुंदेलखंड को, वो बुंदेलखंड वासियों को चला गया, और वो मौका हाथ से चला गया, और कोई विकास नहीं कर पाई वो। अब फिर से जो पंचायती राज के ये पंचायती चुनाव आने वाले हैं, अब कैसी तैयारियां लग रही हैं, उत्साह लग रहा है लोगों में? पंचायती चुनाव की तैयारियां सारे लोग तैयार हैं। जब भी घोषणा होगी, पूरे मध्य प्रदेश वासी जितने लोग इच्छुक हैं चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक लोग, वो चुनाव लड़ेंगे, और सारे कांग्रेस समर्थित सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायतें गठित होंगी। जब पंचायती राज से आप जुड़े हैं, इसमें पंच सरपंच हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है आजकल, जो उन्हें जो सामना करना पड़ रहा हो? सबसे बड़ी समस्या सरपंचों की ये होती है कि सरपंचों को जो वित्तीय पावर है, वो भाजपा सरकार ने उनके वित्तीय पावर छीन लिए। जब सरपंच के पास वित्तीय पावर नहीं रहेंगे, तो सरपंच कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, और जब कर्मचारियों उनके ऊपर आश्रित हो गए हैं, तो वो मन माफिक विकास अपने गांव का नहीं कर पाते हैं। ये ऐसा कि मन माफिक वो खर्च नहीं कर पाते हैं कि कहीं गलत में भी पैसा लगा दो या अपने स्वार्थ बस लगा दो, तो वो अंकुश लगा रहता अधिकारियों का। नहीं, जो सरपंच तो प्रस्ताव पास करके आम सभा को बैठाल के ही कोई निर्णय ले पाता है, लेकिन इस दौर में जो भाजपा ने पंचायती राज को कमजोर किया है, उसमें सारे पावर आम लोगों से छीन लिए गए हैं। जैसे कांग्रेस की एक सोच थी कि पंचायती राज लागू करके शासन का विकेंद्रीकरण किया जाए, छोटे से छोटे के तबका तक सरकार बनाई जाए, जैसे ग्राम सभा, वहां से चले तो विधानसभा, और विधानसभा से लोकसभा। जो ग्राम सभा में प्रस्ताव पास हो, उसके लिए विधानसभा मानने के लिए बाध्य रहती थी, लेकिन ये भाजपा सरकार ने ये सब खत्म कर दिया है। अच्छा, एक और अभी नियम आया है कि जो पंचायत के चुनाव लड़ेंगे, उनके घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये नियम कैसा लगता है आपको? हाँ जी, मुझे नियम अच्छा लगता है, और शौचालय होना चाहिए, और स्वच्छ भारत हमारा हो, स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। और प्रत्याशी यहाँ क्या, मेरी तो सोच है कि हर घर में हर महिला को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल। और एक और मांग उठी थी कि जो पंचायत के जो अब चुनाव के बाद बहुत से लोग पूर्व सरपंच हो जाएंगे, पूर्व पंच उप सरपंच हो जाए, अगली बार नहीं बन पाते, तो उन लोगों को पेंशन दी जाए, जैसे कि सांसद को और विधायकों को मिलती है, कि वो अगर भूतपूर्व हो गए तो उनको पेंशन मिलती है। ऐसे पंचायत के प्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच, इन्हें भी पेंशन मिलनी चाहिए। अब चूंकि अभी तक तो इस पर कोई विचार सरकार ने नहीं किया है जी, और शायद ना जे कोई प्रस्ताव सरकार की पास कोई ना पेंडिंग है। और अभी लेकिन भोपाल में एक सम्मेलन हुआ था, यहाँ आई थी महिलाएं सरपंच पंच, उन्होंने ये मांग उठाई है कि हमें पेंशन मिलना चाहिए, हमें भी पेंशन मिलना चाहिए। हम मांग उठाई होगी, और जो हैं इच्छा तो को जाहिर करते हैं कि हम जब पद पर रहे, हम जनपद जनता से निर्वाचित हुए हैं, जैसे विधायक निर्वाचित हुए हैं, सांसद निर्वाचित हुए हैं, तो सरपंच ने भी तो वोट मांगे हैं, सरपंच भी तो निर्वाचित हुआ है, तो क्यों ना उसको पेंशन दी जाए। बिल्कुल, जिससे उसका सम्मान बना रहे कि जो भी कभी सरपंच रहा, इसलिए उसको आप पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, आप न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ पंचायत के प्रतिनिधियों से कुछ कहना चाहेंगे कि अगले कुछ संदेश देना चाहते हो तो? हाँ, मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने समस्त पंचायत प्रतिनिधियों को, सरपंचों को, जनपद सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों को, कि आम जन के हित में वो लगातार प्रयत्न करें, हर गांव को स्वच्छ बनाएं, हर व्यक्ति को रोजगार गारंटी के अंतर्गत रोजगार दिलवाएं, जिससे जो पलायन रोका जाए, और अपने गांव को एक मॉडर्न गांव बनाएं। बिल्कुल, जिससे
एक पहचान बन सके कि हाँ ये पंचायती राज संगठन और सरपंचों ने ये काम किया है, बशर्ते उनको वित्तीय अधिकार प्राप्त हों। बिल्कुल बिल्कुल, वित्तीय अधिकार प्राप्त हों। और स्वतंत्र यादव जी, आपने वाकई में बड़ा अच्छा चित्र बनाया, पूरे स्थिति बताई कि पूरे मध्य प्रदेश में पंचायती राज की क्या स्थिति है और क्या होना चाहिए कि वित्तीय अधिकार मिलेंगे तो अपने स्वतंत्र मन से और गांव का समग्र विकास कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र यादव जी। पंचायती राज का आपको शुभकामनाएं अगले चुनाव के लिए भी, कि चुनाव ऐसी अच्छी जनप्रतिनिधि चुनकर आए वो गांव का समग्र विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आदरणीय।